नमस्कार, मैं अजय कुमार। सारा धन अंबानी का, सारा धन अडानी का, धर्मदाना साइंस दा, मोदी है रिलायंस दा। टीवी पर किसानों के ऐसे नारे सुनते ही बगल में बैठे दामोदर पांडे ने उछलकर कहा कि किसानों को आगे कर राजनीति की जा रही है। अब आप ही बताइए कि किसानों से जुड़े आंदोलन में अंबानी अडानी का नाम कहां से आ गया? इनका विरोध क्यों किया जा रहा है, जिनका कृषि कानूनों में लिखे नियम कानूनों से कोई वास्ता नहीं है? ठीक इसी तर्ज पर अंबानी अडानी को सामने रखते हुए एक बड़े अखबार में एक बड़े सरकारी अधिकारी ने लेख लिखा कि अमीरों से नफरत करवाकर इस देश में एक बड़ा धड़ा राजनीति करता रहता है और हार जाता है। कृषि कानूनों में लिखे प्रावधानों पर तर्क वितर्क के अलावा ऐसे सवालों का जवाब देना भी जरूरी है। यह समझना भी जरूरी है कि आखिरकार किसान नेता यह क्यों कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र का मतलब कॉरपोरेट द्वारा कॉरपोरेट के लिए कॉरपोरेट का शासन हो गया है। तो चलिए इस जवाब के सफर पर चलते हैं। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले चंद लोगों के हाथों में जकड़ी हुई अर्थव्यवस्था में बदलती जा रही है। इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। साल 2020 की ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि संपत्ति के हिसाब से सबसे नीचे मौजूद भारत की 70% आबादी की कुल संपत्ति से 4 गुना अधिक संपत्ति सबसे ऊपर मौजूद 1% लोगों की कुल संपत्ति है। सबसे ऊपर मौजूद तकरीबन 10% लोगों की संपत्ति भारत के सबसे नीचे मौजूद 53% लोगों की संपत्ति के बराबर है। साल 1990 की नीतियों के बाद यह आर्थिक विषमता और अधिक गहरी होती चली गई है। यानी संपत्ति के हिसाब से जो ऊपर मौजूद है उनकी संपत्ति और अधिक बढ़ती गई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 63 अरबपतियों की संपत्ति साल 2018-19 के कुल बजट 24 लाख करोड़ रुपए के बराबर थी। मासलेस इन्वेस्टमेंट के सौरभ मुखर्जी और हर्ष शाह का विश्लेषण बताता है कि भारत की 20 बड़ी कंपनियों के पास भारत की अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल मुनाफे का 70% हिस्सा है। साल 1990 में मुनाफे में हिस्सेदारी का यह आंकड़ा महज 14% हुआ करता था। यानी 1990 के बाद बड़ी कंपनियों ने जमकर ऐसी कमाई की है कि गरीब लोगों के मेहनत की कमाई कम से कम होती चली गई है। कोरोना महामारी के दौरान विदेशों से जितना FDI आया उसका तकरीबन 40% हिस्सा केवल रिलायंस ग्रुप के पास आया। वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता बहुत लंबे समय से अंबानी अडानी और सरकार के बीच के पैसा बनाने के लिहाज से बनी कई तरह के आपसी गठजोड़ पर लिखते आ रहे हैं। इसका नतीजा भी परंजय गुहा ठाकुरता को भुगतना पड़ा है। पहले उन्हें इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली के संपादक पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद फिर से गुजरात पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। इनकी रिपोर्ट से अंबानी अडानी और भारत सरकार के कई तरह के गठजोड़ उजागर हुए हैं, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 6 एयरपोर्ट जिससे सरकार को मुनाफा हो रहा था वह अडानी ग्रुप के कब्जे में चले गए हैं। ऐसे गठजोड़ से पहुंचने वाले मुनाफे केवल कानूनी तौर पर सवालों के कटघरे में खड़े नहीं होते, बल्कि इनसे देश भर में इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन, आर्थिक संकेंद्रण का सवाल भी खड़ा होता है। भारत में चुनाव लड़ना आसान काम नहीं है। एक पार्टी बनकर देश भर में चुनाव लड़ना तो उनके लिए नामुमकिन है जिनके पास पैसा नहीं है। छवि, नेता, मुद्दे जैसे किसी भी बड़े मुद्दे के अलावा देश भर में पार्टी के तौर पर खुद का पैर पसारना सबसे जरूरी होता है। भारतीय जनता पार्टी अगर पूरे देश भर में फैली है तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसके पास लगातार आने वाले पैसे की धारा है। यह पैसे की धारा कॉर्पोरेट मिलीभगत से ही संभव हो पाई है। अगर ऐसा नहीं होता, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होता। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा कोई भी हथियार अब तक खारिज कर दिया चुका गया होता। पैसे के दम पर ही मीडिया से लेकर सभी तरह की सरकारी संस्थाएं और अदालतें सब वही रुख अपनाती हैं जो सरकार तय करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पहले के जमाने में पार्टी फंडिंग का सारा सोर्स स्थानीय ठेकेदार, व्यापारी, जमींदार, शुगर मिल, शराब के ठेके के मालिक जैसे लोग हुआ करते थे। अब यह स्थिति बदल चुकी है। कुछ हाथों में पैसे का संकेंद्रण बढ़ा है, यहीं से पैसे की धार बहती है। बदले में इन्हीं के फायदे के लिए कानून बनाए जाते हैं और लोकतंत्र का पूरा चरित्र बदल गया है। यह कॉरपोरेट द्वारा कॉरपोरेट का कॉरपोरेट के लिए व्यवस्था में बदल गया है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में धन का संकेंद्रण हुआ है उसकी वजह से सत्ता में मौजूद पार्टी की बजाय विपक्ष के दलों को बहुत कम पैसा मिला है। इसके पीछे 2 वजहें हैं। पहला यह कि धन का संकेंद्रण अपने हाथ में रखने के लिए
बड़े बड़े कंपनियां केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, पूरे देश भर में कई तरह के कामों को करती हैं। इस तरह की एकाधिकार के तरफ बढ़ती हुई व्यवस्था को बनाने के लिए सत्ता में मौजूद सरकार की मदद की बहुत अधिक जरूरत होती है। सरकार से इन्हें मदद मिलती है और बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से सरकार को पैसा। दूसरा यह कि बड़ा पैसा बड़ी मात्रा में बिना किसी कानूनी और प्रशासनिक रोक टोक के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ता में मौजूद भाजपा को तो मिल जाता है, लेकिन इतनी ही बड़ी मात्रा में बहुत अधिक पैसा राज्य और स्थानीय स्तर पर मौजूद कई तरह के पेशे से जुड़े धनिकों से विपक्ष की पार्टियों को नहीं मिल पाता है। इसलिए विपक्ष पैसे की कमी से भी जूझता है। लोकतंत्र में चुनाव का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। चुनाव का मतलब अब केवल वोट डालने के पहले से चली आ रही 2-3 महीने की रणनीति ही नहीं है, बल्कि मीडिया के जमाने में यह 365 दिन लगातार 24 घंटे चुनावी रणनीति के तहत काम करने की प्रक्रिया बन चुकी है। इसमें अकूत पैसा लगता है। केवल कुछ नेता और कुछ जरूरी मुद्दे लोकतंत्र के चुनाव में बड़ा हस्तक्षेप डालने में पैसे में डूबी लोकतांत्रिक चुनावी प्रणाली में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए चुनाव जीतकर संसद में जाकर जायज कानून बनवाना असंभव किस्म की बात हो चुकी है। यही वजह है कि किसान के आंदोलन में केवल एमएसपी की लीगल गारंटी और तीनों कानूनों को रद्दीकरण के लिए सरकार पर ही गुस्सा नहीं फूट रहा, बल्कि अंबानी अडानी पर भी गुस्सा फूट रहा है। तभी तो दर्शन पाल सरीखे किसान नेता अंबानी अडानी का विरोध करते हुए यह कहने लगे हैं कि मौजूदा लोकतंत्र कॉरपोरेट द्वारा कॉरपोरेट के लिए बनाई गई शासन व्यवस्था में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर कोई भी यह पूछ सकता है कि अमीरों के अमीर होने में क्या दिक्कत है। वह अपनी मेहनत और कौशल से अमीर होते हैं, इनका क्यों विरोध किया जाए। अगर बिल्कुल सतही निगाहों से देखा जाए, जैसा नजरिया और नागरिक बोध का विकास प्रचलित मेनस्ट्रीम मीडिया से होता है, तो इसमें कोई कमी नहीं दिखाई देगी। लेकिन यही तो दिक्कत है कि यह सवाल ही लोगों में नाजायज नजरिए के विकसित होने की वजह से पूछा जाता है। 2 रुपए की लागत वाली रोटी सबको जोड़कर अगर 10 रुपए में बेची जा रही है और काम करने वाले मजदूरों को प्रति रोटी अपनी मजदूरी के 10 पैसे भी नहीं मिलते, तो व्यवस्था गलत है। 10 रुपए किलो की दर से बिकने वाला मक्का अगर मॉल में 500 रुपए के कप में बेचा जा रहा है और किसानों को केवल 10 रुपए किलो भी नहीं मिल पा रहा है, तो यह व्यवस्था गलत है। मेहनत, कौशल और उद्यमिता सबको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। यह सही बात है कि दुनिया में सभी लोगों की कमाई एक बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी लोगों का मेहनत और कौशल अलग अलग होता है। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है कि मेहनत और कौशल के नाम पर इतना अधिक वसूल करने वाला तंत्र बनाया जाए जिसमें केवल मालिक की कमाई हो, बाकी मरते हुए जिए। जब ऐसा तंत्र बनने लगे जहां लोगों के गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार ही खत्म होने लगे, तो तंत्र तो गलत है ही, बल्कि इसके साथ वह सारे नजरिए और सवाल भी गलत हैं जो ऐसा तंत्र विकसित करने में भूमिका निभाते हैं। किसान केवल अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि उस तंत्र के खिलाफ भी लड़ रहे हैं जिस तंत्र में सबका हक मारा जा रहा है। इसीलिए गुस्सा अंबानी अडानी पर निकाला जा रहा है और अमीरों पर भी निकाला जा रहा है। शुक्रिया।